फिटनेस मैराथन है। मोस्ट ऑफ द जिम में कॉपी कैट ट्रेनर्स होते हैं। मतलब पूरे वीक में 5 घंटा भी नहीं निकाल पाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स इनफ फॉर वेट ट्रेनिंग हो या कार्डियो, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चाहे आप जब वर्कआउट कर रहे हो, एक्चुअली तो आप मसल गेन नहीं कर रहे हो, आप मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो। घर का खाना, बाहर का खाना ऐसा कुछ होता है, उसमें सिर्फ हाइजेनिक का फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता है। आप फैट लॉस के लिए वर्कआउट पे डिपेंड रहेंगे तो वो होना नहीं। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, डीप स्लीप होनी चाहिए। पहले मुझे ये वर्ड ही पसंद नहीं है, चीट। हम अपने आप को कभी चीट नहीं करते। वेलकम बैक गाइस टू टाइटन पॉडकास्ट शो। आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर धवल भगत जी फ्रॉम प्राइमल हेल्थ साइंस। ही इज अ लाइफस्टाइल फिटनेस कोच एंड लास्ट 9 ईयर से वो इस फील्ड के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड काफ़ी लोगों की लाइफस्टाइल चेंज कर चुके हैं। बाय द वे ही इज 45 ईयर ओल्ड, बट उनका फेस देख के आपको गैस करना है कि उनकी एक्चुअल एज आपको क्या लग रही है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर धवल भगत जी। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस एपिसोड। वेलकम सर टू टाइटन पॉडकास्ट शो। सर, एट द एज ऑफ 45 आप अभी भी इतने फिट हो। सो आपने जो ये आपकी जर्नी थी फिटनेस लाइफस्टाइल कोच की, वो आपको किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे ये फील्ड में जाना चाहिए और मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए करके? जैसे आप बोल रहे हो एट द एज ऑफ 45 में फिट लग रहा हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं था। ओके। और मुझे फिट तो रहना ही था। मतलब वो मैं कॉलेज से तब से मैं सोच रहा था कि मुझे फिट रहना है, पर एक्चुअली मुझे तरीका नहीं पता था। जी। फिर बाद में यूट्यूब आया, सोशल मीडिया आया, उस पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते थे, पर कोई भी एक चीज़ हो तो वो अलग-अलग तरीके से हर कोई बताता था। जी। तो मुझे लगता था कि इसमें से सही क्या है? ओके। तो फाइनली 2017 में मैंने सोचा मैं इसकी स्टडी करूँ, और वीकेंड में मैं मुंबई जाता था इसकी स्टडी के लिए। ओके। एवरी सैटरडे संडे, ऐसे 3 साल मैंने पढ़ाई की इसकी। जी। और मतलब तब मुझे पता चला कि एक्चुअली फ़िटनेस और हेल्थ क्या है। ओके, तो सर जैसे आपने बताया कि यूट्यूब एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको सीखने मिल रहा था, तो सर आप जो यूट्यूब और पे देखते थे तो आपने इम्प्लीमेंट किया होगा उस चीज़ को? हाँ, किया था, पर उतने एफ़िशिएंटली वो मतलब रिजल्ट। रिज़ल्ट नहीं मिलते थे। ओके। मुझे बेस समझना था कि बेस क्या है। जैसे हमें बाइसेप कर्ल्स मारना है, तो भाई बाइसेप कर्ल्स के लिए एग्जैक्टली कौन सा मसल उसमें ट्रेन होता है। तो भाई जी। बाइसेप के 3 मसल्स आते हैं, जी। बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियलिस, जैसे 3 मसल्स आते हैं। तो वो मुझे जानना था, तो मैं उससे खुद अपने शेड्यूल्स बना सकता था। मुझे किसी पे डिपेंड रहना होता था। ओके। जैसे यूट्यूब पे किसी को यूट्यूबर को देख लिया, वो बोलेगा कि ये शेड्यूल आपको करना है, तो मैं वो करता था। ओके। पर उसकी साइंस मुझे पता नहीं थी। ओके, मतलब आप अपने ब्लाइंडली सिर्फ एक वो फॉलो करना हो गया कि अपने हाँ, कि ब्लाइंडली ये फॉलो किए प्लान है, जाए। मुझे इसको फ़ॉलो करना है। ओके। जैसे अभी मेरे क्लाइंट्स मेरे प्लान फ़ॉलो करते हैं। हाँ, हाँ। तो सर अभी मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है हुँ। कि अगर आपको फिट होना है, ठीक है, और बॉडी बनानी है, तो आपका वर्कआउट जो है वो 30% रहना चाहिए और आपकी डाइट 70% रहनी चाहिए। तो आपके हिसाब से ये जो रेशियो है, जो बाहर मार्केट में ऐसी हवा उड़ रहा है, वो कितना सच है? जैसे आप 30-70 बोल रहे हो, वैसे 80-20 भी चलता है। ओके। पर मतलब ऐसा कोई रेशियो नहीं होता है, पहली बात। ओके। हमें 3 चीज़ों पे फ़ोकस करना रहता है। एक जी। तो डाइट सही होनी चाहिए, मतलब जी। खाना सही होना चाहिए। दूसरा है वर्कआउट सही होनी चाहिए। जी। वर्कआउट 2 किस्म के आते हैं। हाँ, हाँ। कोई समझता है सिर्फ़ हमें कार्डियो करना है, कोई समझता है सिर्फ़ हमें वेट ट्रेनिंग करना है। जी। वेट ट्रेनिंग भी 100% करनी है, कार्डियो भी 100% करना है, और डाइट भी 100% करना है, ओके। तभी वो रिज़ल्ट मिलेंगे। तो नॉर्मली सर अभी कैसा है कि जो भी अभी रिसेंट जनरेशन आ रही है, ठीक है, उनके माइंड में हर एक के ये रहता है कि मुझे फिट होना है, ठीक है, वो खुद की बॉडी को एकदम फिट रखना चाहते हैं। तो उसके अंदर में कैसा है कि कई लोग जो डायरेक्टली जिम जाना चाहते हैं या कुछ और वर्कआउट को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका क्या सजेशन है कि उनको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इंजरीज जो हो सकती है वो उसे प्रिवेंट कर सकें और अपनी बॉडी को फिट रख सकें? वे बिगिनर्स है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जी। तो उनको पहले कंसल्टेंट की एडवाइस लेनी चाहिए, लाइक डायटिशियंस हो गए, जिम ट्रेनर्स हो गए, सर्टिफाइड जिम ट्रेनर्स। आई एम पर्टिकुलरली टेलिंग यू ओके। बिकॉज मोस्ट ऑफ द जिम में कॉपी कैट ट्रेनर्स होते हैं। ओके। मतलब वो एज अ फ्लोर ट्रेनर ट्रेन होते हैं, फिर हाँ, वो हाँ। देख लेते हैं अपने सीनियर कैसे करते हैं, तो बस उस हिसाब से वो चलते। तो मैंने पहले वो आपको बताया ना हाँ, कि भाई बाइसेप में इतनी इतनी चीज़ें मारनी है, हाँ। हाँ, बस उसको वही पता होता है। तो वो हाँ। कभी ये मराएगा, कभी वो कराएगा, ये ऐसे चलता है। ओके। तो सही ट्रेनर को चूज़ करें, सही डायटिशियन को चूज़ करें, बाद में उनके वर्कआउट चालू करें। मैं ये एडवाइस देता हूँ, ना ही कि ये कोई यूट्यूबर को फॉलो कर दें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें।
तो नॉर्मली सर अभी कैसा है कि लोगों को फिट होना है, हम्म, ठीक है, तो उस हिसाब से कैसा है, कई लोग होते हैं जो जिम जाना चाहते हैं, कई लोग घर से करना चाहते हैं। तो उसके अंदर कैसा है कि कई लोगों को होता है कि इंजरीज होने के चांसेस हो जाते हैं। सो जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, वो अगर इसमें एंटर होना चाहते हैं और फिट होना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका पर्टिकुलर क्या सजेशन है कि उनको क्या माइंड में रखना चाहिए बिफोर दे स्टार्ट? देखिए आपने दो चीज़ें बोली है। एक तो होम वर्कआउट भी आपने बोला है, और होम वर्क जिम जा सकते हैं, वो हाँ जिम के लिए तो सपोज हम पहले लेते हैं कि वो लड़का जिम में जाना चाहता जी। है, तो वहाँ पे जाके उसको सबसे पहले फॉर्म पे ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्म मतलब कैसे एक्सरसाइज करनी है, कौन से पोर्शन को एंगेज करना है, जी। मूवमेंट कैसी रहनी चाहिए, जी। तो वो उसको पहले समझना पड़ेगा। या फिर वो उसको कंपाउंड लिफ्टिंग छोड़ के मशीन्स को यूज़ करना पड़ेगा जिसमें पाथवे सेट होते हैं। ओके। जैसे चेस्ट मारना हो तो वो होता है स्मिथ मशीन, उसके साथ आप पुश कर लो तो वो सेट हो जाएगा, उसमें उसको कुछ करना नहीं है। ओके। पर उसको भी आगे बढ़ना है। ये बात है मसल हाइपरट्रॉफी की। मतलब मसल हाइपरट्रॉफी आप कैसे भी कर सकते हो, पर आपको सही लिफ्टिंग करनी है तो आपको ट्रेनर तो रखना ही पड़ेगा, ओके। वो भी सर्टिफाइड ट्रेनर। ओके। और दूसरा एक जो मेन पोर्शन है वो न्यूट्रिशन का है, तो उसके लिए आपको सही डाइटिशियन कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके। ये दोनों के अंडर में आप करोगे तो आपको सही सचोट रिजल्ट मिलेगा। ओके। तो सर साथ में जैसे मैंने पूछा होम वर्कआउट, हम्म, अगर जो घर से करना चाहते हैं उनके लिए फिर क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या चीज़ का ध्यान रखना मेरे चाहिए? ख्याल से जिम जाना चाहिए। ओके। मतलब पूरे वीक में 5 घंटा भी नहीं निकाल पाओगे ऐसा तो नहीं हो सकता है, ओके। उतना तो करना पड़ेगा। ओके। आप अपने लिए ही कर रहे हो ना, हाँ हाँ। दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, तो ओके। वो तो करना पड़ेगा, ओके। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ओके। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन नो पेन एंड नो गेन? आपका वो कितना आपको लगता है कि सच है? पेन के लिए पहले तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पेन क्या है, जॉइंट का पेन है या मसल बर्निंग का पेन है। हाँ। आप जब वेट उठाते हो आपको आउट ऑफ बॉक्स वेट उठाना पड़ता है, मतलब आपकी जो रेगुलर कैपेसिटी है उससे आपको ज़्यादा वेट उठाना पड़ेगा। हाँ। अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा, मसल हम्म। ट्रॉमा नहीं होगा। हाँ हाँ। तो वो जो पेन होता है वो सही है, ओके। पर उठाते वक्त जैसे ये एल्बो में पेन हो गया, शोल्डर में पेन हो गया, तो मतलब वो पेन आपको चेक करना पड़ेगा खुद ही कि क्या है, ओके। या फिर आप फिजियोथेरापिस्ट से मिलिए उसके लिए। ओके। सो काइंड ऑफ अगर बोलने जाए तो मस्कुलर पेन है तो सही है। एंड जॉइंट पेन है तो नहीं, सही नहीं है वो, ओके, तो मतलब किसी को कंसल्ट कंसल्ट कीजिए। करना पड़ेगा ओके। आपको। अभी सर कैसा है कि साथ साथ में लोग जो होते हैं वो वर्कआउट करते हैं और उनमें उनका ये मानना है कि हम तीसों के तीसों दिन वर्कआउट करेंगे, बीच में रेस्ट नहीं लेंगे, हम्म, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा रिजल्ट हमको देखने मिलेगा। तो वो हम्म, कितना सच है? नहीं, एकदम गलत है। कई लोग को मैंने देखा है डेली बाइसेप लगाते हैं, मतलब हाँ। पीक में 3-4 बार वो बाइसेप लगाए, उनको ऐसा लगता है कि उससे मेरा बाइसेप का पीक साइज बढ़ जाएगा। हम्म। ऐसा नहीं होता है। आप जब वर्कआउट कर रहे हो एक्चुअली तो आप मसल गेन नहीं कर रहे हो, आप मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो, हाँ। गेन नहीं कर रहे हो। आपका जो मसल गेन तो घर पे होगा जब आप सही डाइट करोगे, बॉडी को रेस्ट दोगे तब होगा। हम्म। और जब भी मसल ब्रेक डाउन होता है वो रातों रात रिपेयर नहीं होता है, वो 2 से 3 दिन लगता है मिनिमम उसको रिपेयर होने में। ओके। मतलब मसल ग्रुप कौन सा है उसके ऊपर है। बाइसेप के मसल छोटे हैं, जल्दी रिकवर होते हैं। लेग्स के मसल बड़े हैं तो वो उनको रिकवर होने में 3 से 4 दिन लगते हैं, तो वो गैप तो आपको देना पड़ेगा, मसल को रेस्ट देना पड़ेगा। ओके। अदरवाइज वो गेन हो रहा है आप तोड़ रहे हो, गेन हो रहा है तोड़ रहे हो, तो वो नहीं रहेगा, वो आपको इंजरी होगी। ओके। तो सर आपके हिसाब से कितना, मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए बीच में मतलब अगर कोई आपको एक्सरसाइज करे? डेली 45 टू 60 मिनट इनफ फॉर वेट ट्रेनिंग हो या कार्डियो, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और वेट ट्रेनिंग हफ्ते में 4 दिन से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ओके। अदरवाइज रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा और इंटरनल डैमेज होगा। ओके। नॉर्मली सर आपके पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं जिनको आप ट्रेन करते हो, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो कॉमनली आपने हर किसी में देखी है कि जब आपको ज्वाइन किया उन्होंने उसके पहले या तो वो कर चुके हैं, या कई बार होता है कि सर बोलते ट्रेनर भी अगर को गाइड करता है उसके बाद भी वो ऊपर से उनको ऐसा होता है कि नहीं ट्रेनर गाइड कर रहा है फिर भी मैं खुद की तरफ से ये कुछ एक्स्ट्रा कर लूँ तो मेरे बॉडी में मुझे ज़्यादा रिजल्ट देखने मिलेगा? तो ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो आपने कंटिन्यूसली नोटिस की? मिस्टेक तो नहीं बोल सकते, मिसकंसेप्ट बोल सकते हैं हम उसको। ओके। मिसकंसेप्ट जैसे कंसेप्ट आप समझ लो, जैसे पहले ही मैंने बताया कि भाई हफ्ते में 4 बार बाइसेप लगाएंगे तो बाइसेप का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, तो हाँ एक मिसकंसेप्ट जिसको मैंने अभी क्लियर किया आपको। हाँ हाँ। वैसे डाइट में भी कई सारे मिसकंसेप्ट होते हैं। ओके। जैसे उनको लगता है कि वो ओट्स खा रहा है तो वो अच्छा है, सब खा रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहा है ओट्स खाओ, तो वो लोग वो खा रहे हैं, मखाना खा रहे हैं, फैट नहीं खा रहे, सेचुरेटेड फैट को बुरा मानते हैं, वो लोग फैट खाएंगे तो फैट बढ़ेगा बॉडी में।
तो ये सब मिसकंसेप्ट है, जैसे डाइटरी फैट और बॉडी फैट दोनों अलग चीज़ें हैं। जी। तो ऐसे सब मिसकंसेप्ट लेके आते हैं लोग। वर्कआउट के बारे में भी वेट ट्रेनिंग का क्या काम है, उससे तो इंजरी होती है। हम्म। वेट कम करना है तो कार्डियो करो। हम्म। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्ट है। ओके। और बहुत सारे ब्रो साइंस भी है। ब्रो साइंस मतलब ऐसे कि एक ने कहा, दूसरे ने सुना, दूसरे ने कुछ कहा, तीसरे ने कुछ कहा, फिर वो मतलब बात घूम घूम के कहाँ से कहाँ चली जाती है। ओके, मतलब एक की दो, दो की चार करके फिर वो आगे से हाँ, आगे बस चलता है। ऐसे हो ओके। जाता है। फिर उसमें साइंस जैसा कुछ रहता ही नहीं, पर वो इतनी फैल जाती है कि उसको सही लगता है। ओके, मतलब अफवाह इतनी ज्यादा हो गई है कि उसको लोग हाँ, सच वो मान झूठ लेते को हैं। ही लोग सच मान लेते हैं, क्योंकि ओके। सब बोल रहे हैं। हाँ हाँ। जैसे आज सबको डायबिटीज है, तो लोगों को मान के डायबिटीज तो क्या है, 40 की उम्र है, 50 की उम्र है, हो जाता है। एक्चुअली डायबिटीज मेटाबॉलिक डिजीज है। ओके। इट्स अ क्रॉनिक डिजीज, नॉट अ एक्यूट डिजीज। का मतलब सालों की बॉडी में आप प्रोसेस बनता है तब जाके डायबिटीज होता है, ओके। रातों रात नहीं होता है। ओके। सर अभी कैसा है कि जो जिम जा रहे हैं, ठीक है, वो एक्सट्रीम वर्कआउट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। स्पेशली बोलने जाऊँ, माई ब्रदर इन लॉ, वो भी जब जिम जाता है ना, वो बोलता है मैं ज़्यादा वेट उठाऊंगा तो मुझे ज़्यादा बॉडी बनेगी, ज़्यादा पेन होगा, मतलब मेरी बॉडी में ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो एक्सट्रीम वर्कआउट जो है उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वर्कआउट में एक्सट्रीम ऐसा कुछ नहीं आता, शेड्यूल आता है, वो शेड्यूल आप फॉलो करो। मैक्सिमम वेट उठाओ, वो सही है, पर एट द कॉस्ट ऑफ योर जॉइंट्स नहीं होना चाहिए वो चीज़। मतलब वो फिर जॉइंट पेन होता है, बैक पेन होता है, वो नहीं होना चाहिए। आपको मसल्स से उठाना है, नहीं कि आपके जॉइंट्स से। मैंने कई लोगों को देखा है वो साथ में जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो वो चीज़ सही नहीं है, वो इंजरी करेगी फिर। तो पर्टिकुलर सर आपके हिसाब से कौन सा मेथड जो है, जैसे आपने बोला कि जॉइंट को यूज़ करके फिर वेट गेन करते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली वेट मसल को, उठाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, वेट उठाते हैं कंपैरेटिवली मसल्स को यूज़ ना करके वो लोग, या फिर दोनों को मसल्स यूज़ और दोनों करते हैं, यूज़ करते दोनों हैं? यूज़ करते हैं। वो जॉइंट्स को यूज़ नहीं करना है, हमें मसल्स को यूज़ करना है। ओके। तो सर अभी नॉर्मली कैसा हो गया कि कई लोग हैं जो बोलते हैं मैगी खा के बॉडी बनाओ, मैं अभी सिगरेट फूकता हूँ फिर भी मैं बॉडी करता हूँ, मैं दारू पीता हूँ तो भी बॉडी मतलब बनती है। वो हेल्थ का पर्सपेक्टिव तो उसमें से खत्म ही हो गया ना। हाँ हाँ। मतलब इसमें क्या बोले हम, सबको पता है मैगी खराब है। हाँ मतलब वो बॉडी बिल्डिंग वाली आप बात कर रहे हो, वो बॉडी बिल्डिंग पूरी अलग चीज़ है। मैं जब बोलूँगा कि बॉडी बिल्डिंग, तो वो उसको एक तो स्पोर्ट्स के साथ जोड़ते हैं। हाँ। हाँ। एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग कोई स्पोर्ट्स नहीं है। जैसे लड़कियों में होती है मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, हम्म। वैसे ये लड़कों में होता है। कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं है उसमें, ओके। लाइक ए ब्यूटी पैजेंट। ओके। मतलब बॉडी बिल्डिंग को पहले स्पोर्ट्स नहीं बोल सकते, वो स्पोर्ट्स बोलते हैं और पूरे दुनिया में उसको चमकाते हैं। पर वो टोटली गेम है स्टीरॉइड्स का। अगर आप स्टीरॉइड नहीं लोगे तो आपके ऊपर वो चप्पल पड़ेगी, जूते पड़ेंगे, हाँ अंडे फेंकेंगे कि कैसी बॉडी लेके आ गए। हाँ। पर हम जो बने हैं ह्यूमन, नेचुरली ऐसे नहीं बन सकते विदाउट स्टीरॉइड। स्टीरॉइड्स क्या है, जैसे हॉर्मोन्स है, वन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हाँ हाँ। जो हमारी बॉडी 250 mg वीकली प्रोड्यूस करती हाँ है। हाँ। वो लोग वीकली 1200 से 1500 mg के इंजेक्ट पे रहते हैं। तो ओके। मतलब आप देखो 10 गुना वो टेस्टोस्टेरोन एक्सोजनसली इंजेक्ट कर रहे हैं अपने। ओके। वैसे ग्रोथ हार्मोन्स लेते हैं, हाँ। दूसरे T3 लेते हैं, थायराइड हार्मोन लेते हैं जिससे उनका मेटाबॉलिज्म बढ़े। इंसुलिन के भी हार्मोन लेते हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं है फिर भी वो इंसुलिन के हार्मोन्स लेते हैं। मतलब ये पूरा, वो लोग पूरा एक साइंस लैब है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। पर आज माहौल ऐसा बन गया है कि लोग ऐसा सोचते हैं बॉडी बिल्डिंग मुझे मतलब फिलियस बनना है, मुझे आर्नोल्ड बनना है। हाँ हाँ। वो अलग चीज़ है, उससे मत कंपेयर करो कभी आप। ओके। ह्यूमन ऐसा नहीं हो सकता कभी। ओके। नहीं सर, वही था कि अभी सब लोगों का यही है कि एक तो फिटनेस का अगर माइंड में आ जाता है तो उनको एकदम माइंड में यही आता है कि मुझे बल्कि बॉडी चाहिए, ठीक है। हाँ, वो बल्कि नहीं हो तो, वो जो आप बोल रहे हैं ना बल्कि, वो बल्कि नहीं मतलब मस्क्यूलर होती है। हाँ हाँ। और इतने बड़े बड़े मसल चाहिए, नहीं होता है नेचुरली। वो ओके। कुछ भी कर लो नहीं होगा वो। हाँ, अच्छे श्रेडेड शेप में आओगे आप, जिसमें आपका बॉडी फैट अंडर 15% रहेगा, मसल मास तकरीबन 30 to 35% तक रहेगा, मतलब वो आइडियल बॉडी वेट है। ओके। आपका बॉडी फैट मिनिमम रहना चाहिए, मसल मास जितना बड़े मतलब 30% हो गया, आप ओके हो उसके लिए। तो सर जेनेटिक्स जो है, अभी नॉर्मली कैसा होता है, कई लोगों की अपर बॉडी जो है वो ज़्यादा बिल्डअप होती है कंपेयर टू लोअर बॉडी, और वाइस वर्सा भी है कि कई लोगों की लोअर बॉडी है, अपर बॉडी कम हो रही है। तो सर आपके हिसाब से जेनेटिक्स इसके अंदर कितना रोल प्ले करता है? जेनेटिक्स बहुत रोल प्ले करता है। ओके। विदाउट जेनेटिक्स तो मतलब, जैसे मैं अभी बॉडी बिल्डर्स का बोल रहा था, वैसे कई बॉडी बिल्डर्स आप देखोगे स्टेज पे 8-10 बॉडी बिल्डर्स होते हैं, किसी के एब्स अच्छे होते हैं,
किसी के डेल्टोइड्स अच्छे होते हैं, किसी के चेस्ट, सब में थोड़ा बहुत। अभी वो 10 को पता है कि किसके लिए क्या चीज़ करनी है। हाँ। भाई मुझे डेल्टोइड मेरे थोड़े डल है उससे, तो मुझे कैसे करना है, उसको पता है क्या एक्सरसाइज करना है, क्या करना है, फिर भी वो नहीं कर पाता ना। क्यों? जीनेटिक्स। चाहे वो स्टीरॉइड पे क्यों ना हो, पर उसका जो बेसिक जीनेटिक्स है वो नहीं होने देगा वो चीज़। ओके। तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। मतलब जीनेटिक्स सबके लिए है। आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या एक कले पर्सन हो, सबके लिए है जीनेटिक्स। और सर कई बार होता है कि कई लोगों के बॉडी के अंदर जो मतलब काइंड ऑफ कैसा है कि मेरे पर्सनल जो टॉक जो लोगों से बातचीत होती है हम्म, उसके अंदर था, कई जन जो जिम जाते हैं वो ये बोलते हैं कि हम लोग बाहर का नहीं खा रहे हैं, हम्म, हम लोग सिर्फ घर का खा रहे हैं, हम्म, फिर भी हमारा बॉडी फैट बढ़ता जा रहा है हाँ होता है। और साथ में हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो एक पर्टिकुलर एरिया का बॉडी फैट है वो उतना ही रह रहा है। तो उसका पर्टिकुलर क्या रीज़न है? घर का खाना बाहर का खाना ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें सिर्फ हाइजेनिक का फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता है। ओके। मतलब वो हम घर पे साफ़ सफाई से बनाते हैं, बाहर ऐसे ही चलता है वो। पर इसके लिए जो मैक्रोज होते हैं वो काम करते हैं, ओके। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके। तो अभी आप इडली सांभर घर पे खाओगे, इडली सांभर और होटल में खाओगे, मतलब वो चीज़ तो सेम ही है ना। वो कार्ब्स आप डाल रहे हो अंदर, तो कुछ उसमें अलग नहीं है। आप ओके। चपाती घर पे खा रहे हो, 4 चपाती खा लिया आपने, बाहर 2 चपाती खाया, चपाती खा रहे हो, वहाँ भी आटा खा रहे हो, यहाँ भी आटा ही खा रहे हो। तो उसमें वो चीज़ मैटर नहीं करती। मतलब आप क्या खा रहे हो वो मैटर करती है, बाहर खाओ या घर पे खाओ। ओके। अब सर लोग कैसा है कि अभी सप्लीमेंट्स के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं कि हाँ, डाइट वगैरह भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, पर वो ये बोल रहे हैं हमारी बॉडी को ये नहीं मिल रहा तो सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। तो सप्लीमेंट्स के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें कब तक सप्लीमेंट लेना चाहिए? खाली जिम तक सीमित है या फिर जब तक लेना हो तब तक ले सकते हैं? ओके। पहली बात तो सप्लीमेंट्स मतलब आप कुछ सप्लीमेंट कर रहे हो अपनी बॉडी में, जब नहीं मिल रहा है तब उसको एज ए सप्लीमेंट आप ऐड कर रहे हो। मतलब जो चीज़ आपको नहीं मिल रही वो तो एज ए सप्लीमेंट ऐड करनी ही पड़ेगी आपको। जैसे प्रोटीन की आपकी डेली नीड 100 ग्राम्स की है, जी। और आप आपके खाने से 80 ग्राम्स तक का ही ले रहे हो, तो 20 ग्राम्स ऐड करना है। ऐसा नहीं कि ट्रेनर ने बोल दिया भाई प्रोटीन लोगे तो ही बॉडी बनेगी, हाँ। प्रोटीन पाउडर्स लोगे तो वो तो लेना ही पड़ेगा तो ही बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं होता है। आप मिल में से ले सकते हो तो ज़रूरत नहीं है। फिर भी कई ऐसे एसेंशियल्स है सप्लीमेंट जो मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ आपको लेने चाहिए। हम्म। लाइक मल्टीविटामिन टैबलेट आपको डेली एक लेना चाहिए। उसका ओके। रीज़न है माइक्रो मल्टीविटामिन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ओके। मेजर रोल करते हैं हमारी बॉडी में। तो आज के खाने में ऐसा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो कम मिलते हैं। पता नहीं कौन सा मिल रहा है हमारे खाने से, कौन सा नहीं मिल रहा है। बी कॉम्प्लेक्स में B12 मिल रहा है, B12 नहीं मिल रहा है, पता नहीं है हमें। जी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स आप एक ले लो, तो वो जो गैप है वो फुलफिल हो जाएगा, और उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होगी अगर वो वाटर सॉल्यूबल विटामिन, और मोस्ट ऑफ वाटर सॉल्यूबल ही होते हैं एक्सेप्ट विटामिन A, D, E, N, K। जो ओके। फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं वो हम्म। बॉडी में स्टोर होते हैं, ये ज़्यादा स्टोर नहीं होते एक्सिट। अभी ज़्यादा लोगे तो वो एक्सक्रीट हो जाएगा, वो टेंशन नहीं। इसलिए एक मल्टीविटामिन हर एक को लेनी चाहिए, वो जिम जा रहा है या नहीं जा रहा है। दूसरा है ओमेगा 3 फिश ऑयल। ओके। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स है ये, हम्म। जिसको कुफा की कैटेगरी में आता है, हम्म। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके। तो ओमेगा 3 हर एक को लेना चाहिए, क्योंकि वो डाइट में से हमें मिसिंग है। हमारे डाइट में आप देख लो, आप पूरे दिन में क्या खाते हो, कहीं पे भी ओमेगा 3 नहीं है। ओके। ओमेगा मतलब उसका जो वेजिटेबल्स में सोर्स है वो फ्लैक्सीड है और वॉलनट्स है, ओके। और नॉनवेज में फ़िश है। अभी नॉनवेज में सपोज आप फिश खा रहे हो तो ये हाईली अनस्टेबल है। मतलब वो हीट बेयर नहीं कर सकता, अनस्टेबल हो जाता है, मतलब रैंसिड हो जाता है। ओके। जब उसको आप गर्म करते हो फिश को, तो वो मतलब वो निकल जाता है। हम्म। तो फिश ऑयल इसके लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है कि आपको डायरेक्टली वो कोल्ड प्रेस होता है, तो फिश ऑयल का ओमेगा 3 आप कैप्सूल से ले लो। सबसे अच्छा तरीका है, सेफ तरीका है ओमेगा 3 कंज्यूम करने का। ओके। और वेजिटेरियन सोर्स में आप जाओगे तो ये तो है ही अपने फ्लैक्सीड्स और वॉलनट। पर वो वेजिटेबल सोर्स में क्या होता है कि वो कन्वर्ट्स होती है EPA DHA में। EPA DHA इज़ द पार्ट ऑफ ओमेगा 3। ओके। ओमेगा 3 कन्वर्ट होता है EPA DHA में, जो हमें चाहिए, ना ही कि टोटल ओमेगा 3 चाहिए। ओके। ये जो EPA DHA में कन्वर्जेशन रेशियो सिर्फ 5% है वेजिटेबल सोर्स का, तब अब उसको तो आप निकाल ही दो, हम्म। कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अभी बच्चा फिश ऑयल सॉफ्ट जेल, तो वो लेना ही चाहिए, वो डायरेक्ट आपको EPA DHA देगा। ओके। और तीसरा एक सप्लीमेंट जो मैं रिकमेंड करूँगा, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। वेल रिसर्च सप्लीमेंट है,
कई सारी मीथ है उसके बारे में कि उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। वेल रिसर्च सप्लीमेंट है, सेफ है। ओके। उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हम्म। मतलब आप अभी जिम कर रहे हो, आपको वेट लिफ्टिंग में वो हेल्प करेगा। वो करंट एनर्जी है, एटीपी बोलते हैं उसको। ओके। तो वो आपको जो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आपको वेट, सपोज आप स्क्वाट लगा रहे हो, हम्म। तो उसमें जो पहली जो 3 से 4 5 सेकंड की जो पहली रैप होती है, हम्म। तो वो एटीपी आपको देती है, ओके। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके। तो वो वाया क्रिएटिन मिलती है हमें। तो क्रिएटिन लेना चाहिए हर एक को। ओके। आपको वैसे नेचुरली चाहिए, मतलब रो फूड में से चाहिए, तो आपको 1 kg मीट कंज्यूम करना पड़ेगा डेली, तब जाके 3 से 6 ग्राम जितना मिलेगा। डेली 1 kg में? 1 kg मीट, ओके। पोल्ट्री भी नहीं, मीट। ओके। तो वो आज की लाइफ में कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं कि डेली 1 kg मीट कंज्यूम करें, तो उनको ये सप्लीमेंट लेना चाहिए। ओके। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट डेली 3 ग्राम्स। अभी सर आपने सप्लीमेंट्स के बारे में बताया कि कौन से 3 सप्लीमेंट्स है जो नेसेसरी रहते हैं, ठीक है? नेसेसरी मतलब कोई गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं है ये मेरे रिकमेंडेशन है। ठीक। मैं वही तो, पर कई क्या होता है कि कई लोग जाके सीधा सीधा खुद से ही है ना डिसाइड कर लेते हैं, मेरे बॉडी में इस चीज़ की कमी है, मैं ये सप्लीमेंट ले लूंगा तो फुलफिल हो जाएगा। मेरे को यहाँ से ऑनलाइन मंगा लूंगा, बाहर मेरे को ऑन मार्केट सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, और ऑनलाइन में उससे भी सस्ता पड़ रहा है, तो वो बोलेंगे कि मैं ऑनलाइन से ले लूंगा। तो वो सर किस हिसाब से, किसी को प्रिस्क्राइब करके लेना चाहिए या फिर खुद से हाँ ठीक है ऑनलाइन में लेना है ले लो करके? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि डायटिशियन को कंसल्ट करना है, वो बोलेंगे तो आपको लेना है। हाँ। बाकी आप सप्लीमेंट की इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो उसका सप्लीमेंट, ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये सप्लीमेंट। मतलब आप कितना सप्लीमेंट लोगे? आपको तो हाँ। ऐसा ही दिखाई देगा कि ये सप्लीमेंट मैं लूँगा मैं सुपरमैन बन जाऊँगा। ऐसा होता नहीं है, और इतनी ज़रूरत भी नहीं रहती है। आपका खाना अगर सही हो, डाइट सही हो, तो ये ज़रूरत नहीं रहती है। मतलब वो उसमें सप्लीमेंट में उतना पड़ने जैसा नहीं है। पहले डाइट सही करो, फिर कुछ लगे तो आप ऐड करो। बीच में सर जैसे अपने यूट्यूब के टॉपिक पे बात कर रहे थे, तब मैंने भी एक वीडियो देखा था, उसमें फिटनेस कोच ही है, वो बोलते सत्तू खाओ, सत्तू पियो और कुछ मत करो, सिर्फ सत्तू पियोगे आपका सारा काम हो जाएगा, आपको ना सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है ना कुछ और, आपको एनर्जी ड्रिंक पीने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सत्तू कंज्यूम करो। तो सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सत्तू का क्या इम्पैक्ट आता है और वो कितना सच है कि सिर्फ सत्तू ले लेंगे काम हो जाएगा? सत्तू मतलब हमारे गुजराती में उसको चना दाल बोलते हैं। मतलब वो कठोल गुजराती में बोलते हैं। अभी आप कोई भी लेग्यूम्स ले लो तो उसमें मेनली मतलब 100 ग्राम में 12 ग्राम प्रोटीन होता है। हाँ। और आप ये जो लेग्यूम्स है, सब उसको प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानते हैं। हाँ। कि वेजिटेरियन है उसके लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है। कोई भी सोर्स देखो तो आपको क्या देखना है, उसमें बेसिक कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, मतलब कार्ब्स ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, प्रोटीन, आप उसको प्राइमरी ले सकते हो। जैसे अभी सत्तू का आप बोल रहे हो, चने दाल का बोल रहे हो, तो उसमें प्राइमरी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है, और तकरीबन 60 ग्राम जितना कार्बोहाइड्रेट्स ओके। होता है। और सामने प्रोटीन तो 12 ग्राम से होता है। और वो प्रोटीन में भी क्लास आता है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन। ओके। तो ये सेकंड क्लास प्रोटीन है कि जिसमें एसेंशियल एमिनो एसिड मिथियोनाइन नहीं है। ओके। नो जो एमिनो एसिड है, एसेंशियल एमिनो एसिड को जो हमें लेना ही चाहिए, हाँ हाँ। उसमें मिथियोनाइन इसमें नहीं है। ओके। तो वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं, आपको फैट गेन करेगा। मतलब लीन गेन नहीं करेगा, फैट गेन करेगा। आपकी साइज तो बड़ी कर देगा आप इतना खाओगे, पर कॉन्स्टिपेशन, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है तो वो मतलब मसल रिपेयरिंग में प्रॉब्लम होती है, ये सब होता है। ओके। मतलब वो तो क्या, सब अपना अपना चलाने के लिए, व्यूज़ लाने के लिए बोलते हैं, उसको डिपेंड मत नहीं रहो सर, आप। मैं वही है, मैं काफ़ी टाइम से बोलते हैं ना उनका, नहीं, हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ है ना मेरे को वीडियो देखने मिल ही जाता है कि क्या कर रहे हो आप एक काम करो, ये छोड़ो, सत्तू का वो पाव ड्रिंक पियो। सबको जो सुनना अच्छा लगता है ना, वो लोग वो सुनाते हैं। हाँ। वो सबको सुनना अच्छा लगता है सत्तू में प्रोटीन, कि वो वही सुनना चाहता है। वो वेजिटेरियन है तो वही सुनना चाहता है हाँ। हाँ। कि भाई सत्तू सस्ता है, पाउडर है, बना के पी लो, हो गया। मतलब ऐसा नहीं होता है। उसका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है कि उसमें बेसिकली क्या है। ओके। और सर एक और चीज़ है, कार्ब्स वर्सेस फैट, हम्म तो आप पर्सनली कौन सी डाइट प्रीफर करते हो? अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि कार्ब्स वगैरह नहीं लेंगे तो बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, फैट खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी फैट बढ़ जाएगा, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ कितनी सच है? एकदम गलत है। मतलब वो ओल्ड स्कूल बॉयज़ बोलते हैं ना, हाँ हाँ। जो भी बोल रहे हैं वो ओल्ड स्कूल बॉयज़ उसे बोलते हैं। मतलब उसको पता नहीं, बस वो पुराना ही अपना गीत चला रहा है। ओके। टेप रिकॉर्ड। टैप रिकॉर्ड है वो। ओके। अभी रिसेंट साइंस आप देखोगे तो फैट इज़ अ वंडरफुल एनर्जी सोर्स।
आप फैट लेते हो तो फैट डेंस कैलोरी सोर्स है, मतलब 1 ग्राम में आपको 9 कैलोरी मिलेगी, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरी मिलेगी। सेकंड थिंग, कार्ब आप खाते हो तो वो जब आप लेते हो तो वो एनर्जी कंटिन्यूस नहीं देता है, पर 2-2 घंटे में आपको खाना पड़ेगा। ओके। तो आपका इंसुलिन स्पाइक होता रहेगा। हम्म। जितना इंसुलिन स्पाइक होगा, इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियास रिलीज करता है, अब हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को सेल में पुश करता है। ओके। अभी जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, फाइनली वो शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर को ये इंसुलिन निकालता है। मतलब इंसुलिन एनाबॉलिक भी है, इंसुलिन लिपोजेनिक भी है। लिपोजेनिक मतलब, लिपो मतलब फैट, तो ओके। फैट जनरेट करता है बॉडी में। ओके। मतलब हमारा जो ग्लूकोज है वो पहले लीवर में जाएगा, फिर मसल्स में जाएगा, उसका स्टोर फुल हो गया, फिर बाद में एज अ फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड वो स्टोर कर देगा, जिसे हम ये बॉडी फैट बोलते हैं। ओके। मतलब कार्बोहाइड्रेट से ये करता है, जबकि फैट में वो नहीं होता है। ओके। अभी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कार्ब्स एनर्जी देता है, फैट भी देता है, उसमें भी कार्बन एटम्स है, प्रोटीन भी देता है, उसमें भी कार्बन एटम्स है, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन एटम्स है। तीनों एनर्जी तो प्रोटीन भी देगा, ऐसा नहीं है, पर प्रोटीन का मेनली यूज़ हमें करना चाहिए फॉर स्ट्रक्चरल रिपेयरिंग के लिए, मतलब सेल रिपेयरिंग हो गया ये, जैसे उसके बहुत सारे फंक्शन है प्रोटीन को, जी। तो उसको उसके लिए स्पेयर करना चाहिए। हम्म। और एनर्जी के लिए अभी 2 सोर्स हमारे पास बचा है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, तो मैं फैट प्रीफर करूँगा ओके। कि जब फैट हमारी बॉडी फैट को हमें कम करना हो तो उसको एज ए एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा। ओके। तो एनर्जी तभी यूज़ होगा कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करोगे। ओके। हमारे एक हार्मोन होता है ग्लूकागॉन, ओके। में ग्लूकागॉन तभी एक्टिव होता है जब इंसुलिन डाउन होता है। इंसुलिन कब डाउन होगा? कि जब आप कार्ब्स नहीं खाओगे। ओके। तो ग्लूकागॉन का काम है वो फैट को ट्रांसपोर्ट करना, ओके। जो फैट स्टोर है उसको। ओके। तो वो तभी काम करेगा ना जब इंसुलिन नहीं होगा। इंसुलिन तभी डाउन होगा कि जब आप कार्ब्स नहीं खाओगे। तो एक ओके। ग्लूकागॉन को एक्टिव करने के लिए भी आपको फैट कंज्यूम करना है, कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट करना है। ओके। और वाया वो जब ट्राइग्लिसराइड जो फॉर्म होते हैं, हम्म। वो 3 फ्री फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल रिलीज करता है। जो फ्री फैटी एसिड है वो लीवर और किडनी से होके एज अ कीटोन कन्वर्ट होते हैं ओके। और वो एनर्जी देते हैं। और जो ग्लिसरॉल बचा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जब बॉडी को चाहिए, जहाँ जहाँ ग्लूकोज, ब्रेन को थोड़ा चाहिए, वो जैसे हम लीवर्स को चाहिए, वो ग्लूकोज पे काम करते हैं, तो वहाँ पे ग्लूकोज वो यूज़ हो जाएगा। हमें एक्सोजेनसली इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मतलब खाने की ज़रूरत नहीं है, कार्ब्स वो बॉडी कर लेती है अपने आप मैनेज। ओके। तो मतलब आपको लीन गेन करना हो तो आपको फैट डाइट पे जाना चाहिए, मतलब फैट और पर्टिकुलरली सैचुरेटेड फैट, ओके। नॉट ओमेगा 6। ओके। मेजर सर, जो आप अभी हुआ कि कार्ब्स और फैट के अंदर, तो कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनके अंदर फैट के लिए हमें कंज्यूम करना चाहिए, और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कार्ब्स होते हैं उन्हें हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए? जब आपको दोनों में से एक सिलेक्ट करना है तो फैट में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ सैचुरेटेड फैट। उसके मेन सोर्स है घी, बटर, चीज़ है, मीट हो गया, अंडे है, वो सब में सैचुरेटेड फैट होता है, ओके। तो आपको वो लेनी चाहिए। ओके। और कार्ब्स के लिए सर, कार्ब्स के लिए जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे अभी अननोइंगली भी लोग, कई बार उनको पता नहीं चलता है कि वो कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कौन से फूड से क्या मिलता है, जस्ट हमको पसंद है हम खा रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए ऐसे मतलब कौन से फूड्स कार्ब्स हैं? में तो सब आ गया है, जो फैट नहीं है वो सब कार्ब्स है। मैंने बोला ना, 2 ही एनर्जी सोर्स है। ओके। जो कार्ब्स नहीं है वो फैट है, फैट नहीं वो कार्ब्स है। सिंपल चीज़ है। मतलब आप ग्रेन, आपको ग्रुप बोल दो, ग्रेन्स है, लेग्यूम्स है, फ्रूट्स है, वो सब सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। अभी मेजोरिटी ऑफ लोगों में सर 3 जगह फैट बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। एक हो गया लव हैंडल, पेट का साइड का, एक हिप्स, और दूसरे थाइस। तो अगर वो चीज़ कम करनी है और उसे कंट्रोल में रखना हो, तो आपके हिसाब से कौन सी प्रिफरेबल डाइट है जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए, और वो पूरा का पूरा जो भी है एक्स्ट्रा फैट वो उससे कम कर सकते हैं? आप आई थिंक जो बोल रहे हैं उससे स्पॉट रिडक्शन बोलते हैं, कि मुझे बोल रहे हैं मेरी तो ये पूरी बॉडी सही है, मुझे तो सिर्फ ये कम करना है, हाँ मेरी ये हाँ। पूरी बॉडी सही है, मुझे चेस्ट पर से चेस्ट फैट कम करना है, हाथ पर से फैट कम। इसे स्पॉट रिडक्शन बोलते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ओके। जैसे 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 बड़ा है फैट, जो पोर्शन से वहीं से, मतलब जहाँ आखिर में आपका डिपॉजिट हुआ है वहीं से कम होना शुरू होगा। ओके। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जब फॉर एग्जांपल हम बलून को ले लेते हैं, बलून हवा से भरा हुआ है, अभी ऐसा नहीं है कि उसमें आप एक जगह सुई लगाया तो उतनी पोर्शन से निकले, ये पूरी हवा, मतलब अंदर से पूरी हवा निकलती है।
तो ऐसे ही बॉडी का है, बॉडी में फैट जहाँ से चढ़ा है वहाँ सबसे लास्ट उतरेगा, और जहाँ लास्ट में चढ़ा है वहाँ सबसे पहले उतरेगा। ओके। मतलब उसके लिए आपको सही डाइट करनी है। और वर्कआउट के इस ऊपर क्या सर पॉइंट ऑफ व्यू आपका मतलब के? आप फैट लॉस के लिए वर्कआउट पे डिपेंड रहेंगे तो वो होना नहीं है। ओके। वर्कआउट मैंने बोला, जैसे कि वर्कआउट मेनली जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, वो मसल्स के लिए है। ओके। और जो कार्डियो ट्रेनिंग है वो हमारे हार्ट्स और लंग्स के लिए है। ओके। उसको उससे ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं आएगा कि जितना आपको डाइट चाहेगा। अभी काफ़ी लोग सर है ना फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं, हम्म, पर उनमें क्या होता है कि वो कोई एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं, लेकिन दूसरे जो है, ठीक है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता है। अभी काइंड ऑफ आप पकड़ लीजिए, किसी का न्यूट्रिशन साइड स्पेशलाइज्ड है, किसी का वर्क गाइडेंस जो होता है वो स्पेशलाइज्ड है। तो अगर ये दोनों को बैलेंस रख के किसी को एक परफेक्ट ट्रेनर बनना हो, फिटनेस ट्रेनर या लाइफस्टाइल कोच बनना हो, तो उनको कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? तो सही इंस्टीट्यूट में जाओ आप, ओके। जो जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, उनके पास सही क्लासरूम्स है, उनके पास प्रैक्टिकल लैब्स है। ऐसी कोई जगह कि कई लोग ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं, हम्म। वो आपको एनाटॉमी और ये सब नहीं सही से समझा पाएंगे। तो आपको खुद को जाना पड़ेगा फ्लोर पे ओके। सीखने के लिए, वहाँ उनके ट्रेनर होते हैं। तो ऐसी कोई इंस्टीट्यूट में जाओ, कि कई सारी मैंने देखी हुई, वो ऑनलाइन ही आपको सब सिखा देते हैं। उससे अच्छा है आप फिजिकल वहाँ पे जाके सीखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। और मेरे हिसाब से आपको न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज साइंस दोनों पढ़नी चाहिए, ओके। तो ही आप ओवरऑल अच्छे कोच बन सकते हो। ओके। सर एक और चीज़ है कि अगर पूरा डे में डिवाइड करना हो, हम्म ठीक है, हम्म एज अ फिटनेस लाइफस्टाइल कोच, अगर एक डे को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना हो, काइंड ऑफ जैसे फूड्स हो गया, सप्लीमेंट्स हो गया, वर्कआउट हो गया और रेस्ट हो गया, तो आपके हिसाब से उसको कैसे डिवाइड करना चाहिए? कितना खाना डेली में कंज्यूम करना चाहिए? पर्टिकुलर वो बॉडी फैट के ऊपर है, लेकिन हम्म फिर भी कितना खाना कंज्यूम करना चाहिए, कितना वर्कआउट करना चाहिए, कितनी देर रेस्ट है वो बॉडी को नेसेसरी है? तो अगर डिवाइड करना हो तो आप किस हिसाब से डिवाइड करेंगे उसको? सबसे पहले तो मैं रूटीन सही करना बोलूँगा। ओके। जैसे आप हर रोज़ रात को 10 बजे सोते हो, तो हर रोज़ रात को 10 बजे सो जाइए। वैसे तो नींद आ ही जाएगी, पर ओके। कई लोग फिर रात को कॉफ़ी पी के जागते हैं, ये सब करते हैं, 12 बजे सोते हैं, तो वो मत करिए। ओके। आप 10 बजे सो रहे हो तो 10 बजे सो जाइए। ओके। और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, डीप स्लीप होनी चाहिए। ओके। सेकंड थिंग, आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसको रेस्ट का पीरियड दीजिए, जो आप अभी दे रहे हो। हम्म। और बाकी खाने में तो अभी आप, मैंने बोला वैसे, आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा, आप खुद से तो डिसीजन नहीं ले पाओगे। ओके। तो मतलब अगर पूरा एक डे का जो भी आपको फूड साइकिल डिवाइड करना है, तो इट्स बेटर कि डाइटिशियन को कंसल्ट करें। हाँ, वो तो मैं पहले ही मैंने बोला ना, आप करो कंसल्ट, तभी आपको रिजल्ट ओके। मिलेगा, आपको सही फील आएगी कि हाँ मुझ में चेंज आ रहे हैं। ओके। मैंने एक मल्टीविटामिन का कहा, अभी मल्टीविटामिन फार्मा कंपनीज की भी आती है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कंपनी की भी आती है। पर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में अच्छा है कि उसमें साथ में हर्ब्स ये सब होता है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। सपोज हम विटामिन सी की टैबलेट ले रहे हैं, पर उसके साथ सिट्रस बायोफ्लोवोनॉइड्स होगा, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी वो सप्लीमेंट्स की। तो स्पोर्ट्स के लेने अच्छे हैं, स्पोर्ट्स ब्रांड के जो भी सप्लीमेंट आते हैं वो लीजिए। अभी सेकंड थिंग, आप पूछ रहे हैं ओमेगा 3, तो ओमेगा 3 फिश ऑयल हमें ट्रिपल स्ट्रेंथ लेनी चाहिए। अदरवाइज आपको सिंगल स्ट्रेंथ आप लोगे तो उसको दिन में 3 लेनी पड़ेगी। उससे अच्छा है आप ट्रिपल स्ट्रेंथ ले लो। जो EPA DHA आपको उसमें मेन देखना है, ओमेगा 3 नहीं देखना है। हमें ओमेगा 3 टोटल नहीं चाहिए, हमें उसमें EPA DHA का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ओमेगा 3 सप्लीमेंट आपको लेना है, या तो आप उसकी ब्रांड देखोगे या कितने mg का कैप्सूल्स है वो देखोगे। आप अमेज़ोन पर गए, देख लिया इसके रिव्यूज़ कितने, रेटिंग्स कितने, या ब्रांड कितनी, ब्रांड कौन सी है, आपने ले लिया, ऑर्डर दे दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि उसका न्यूट्रिशन लेबल में क्या लिखा है। जैसे फ़िश ऑयल है तो हमें उसका टोटल फ़िश ऑयल नहीं चाहिए, ओमेगा 3 टोटल नहीं चाहिए, उसके अंदर जो EPA DHA रहता है वो चाहिए। आप लेबल देखिए, उस पर ऊपर लिखा होगा कि इसमें 1000 mg टोटल ओमेगा 3 है। इसके नीचे और आप जाओगे तो EPA और DHA का कंटेंट लिखा होगा। तो हमें डेली कम से कम 500 mg EPA और 300 mg DHA चाहिए। तब ऐसी कोई भी ब्रांड हो जिसमें आउट ऑफ 1000 mg टोटल ओमेगा 3 में इतना, इससे ज़्यादा EPA DHA मिल रहे हैं, तो आपको उसी को प्रीफर करना है, ब्रांड कोई भी हो। फिर
मतलब आप अपनी बॉडी में कोई सप्लीमेंट ऐड कर रहे हो तो आपको उसके लिए नॉलेज रखना चाहिए। सप्लीमेंट ओनली वर्क्स व्हेन यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज टू बाय इट। उसके न्यूट्रिशन लेवल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो फिटनेस जर्नी में तो है, ठीक है, डाइट भी मेंटेन कर रहा है, सब कुछ मेंटेन कर रहा है, लेकिन बोलते हैं चलते चलते कोई फेस्टिवल आ गया, कभी बोलते हैं मेरे घर पे कोई शादी आ गई है, हम्म। तो वो आपको भी आके बोलते होंगे पर्सनली कि सर अब शादी आ रही है, एक दिन के लिए तो चीट डाइट कर ही सकते हैं ना। फिर कभी बोल दिया कोई फेस्टिवल आ गया, सर आज तो दिवाली है, आज तो घर पे दाल का हलवा बना है सर, अब खाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो खराब चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं। होता है, हाँ, कॉमन है। तो उसके हिसाब से आपका क्या, उसके ऊपर क्या है? मतलब उसको हैंडल करने एक तरीका है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए खराब है। ओके। मतलब उसके लिए स्ट्रीक होना पड़ेगा। हाँ। फिर भी आप ऐसा नहीं है, एक तो आपने बोला कि चीट। पहले मुझे ये वर्ड ही पसंद नहीं है, चीट। हम ओके। अपने आप को कभी चीट नहीं करते। हाँ। तो उसको आप ट्रीट वर्ड दो। ओके। वो वर्ड को आप बोलो कि ट्रीट। ओके। चीट वर्ड आप भूल जाओ, हाँ। ट्रीट वर्ड यूज़ करो। मतलब एंजॉय कर रहे हैं ना, हम अपने आप को तो फूल नहीं कर सकते चीट करके। मतलब पहले तो बोलो ट्रीट करो। और ट्रीट डेली नहीं होती है, ट्रीट कभी कभी होती है। मूवी देखना डेली नहीं जाते, महीने में एक आध दो बार जाते, तो वो आप करो। मतलब 2 बार ट्रीट करो। सर अगर किसी को अपनी फिटनेस जर्नी जो है, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंट रहना है, तो वो किस हिसाब से रह सकता है? आपने ही तो बोल दिया कंसिस्टेंट रहना है, मतलब आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ओके। ये एक मैराथन है, ओके। और ऐसी मैराथन जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ओके। फिटनेस मैराथन है। ओके। आपको हमेशा कंसिस्टेंसी, मतलब आपके डाइट है, वर्कआउट है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके। जब भी आप छोड़ोगे वो रिवर्स हो जाएगी। आपने एक गोल किया है कि भाई 6 महीने में मुझे अच्छी फिजिक्स चाहिए, कम बॉडी फैट चाहिए, हायर मसल मास चाहिए। 6 महीने के बाद आपने उसको रोक दिया तो वो वापस रिवर्स हो जाएगा। ओके। तो उसको आपको कंसिस्टेंसी तो रखनी ही पड़ेगी, उसके बगैर नहीं चलेगा। ओके। उसके लिए आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए, फैमिली का सपोर्ट चाहिए, कि जिससे आप अपना डाइट फॉलो कर सको। और आपको ये समझना पड़ेगा दिमाग से कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। आपको आपको जो भी आप जिसका चीट बोल रहे हो एक्चुअली ट्रीट है। आपको उसको ट्रीट समझो और महीने में एक आध दो बार करो, सही है। फिर आप उसको रूटीन में लाओगे तो वो काम नहीं करेगा, आप वापस रिवर्स में आ जाओगे। ओके। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग दिस एपिसोड। अगर लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट सर अगर कुछ हो, तो आप क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को? अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी में ऐसे ही इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अपने डाइट में, अपने वर्कआउट में। और चाहे तो उसके लिए आप ट्रेनर हायर करें, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि आप कंसल्टेंसी तो हायर करें ही करें। और किसी को कोई भी हेल्प चाहिए फॉर गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड डाइट, तो वो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं या मुझे क्वेरी अपनी भेज सकते हैं। ओके। सो सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर टुडेज पॉडकास्ट? टाइटन पॉडकास्ट के साथ जो मेरी ये 3 से 4 घंटे की जर्नी रही, बहुत अच्छी रही। स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, टेक्निकल टीम भी अच्छी है, और उनके पास जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे हैं। मुझे जो मैसेज लोगों तक पहुंचाना था रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस, और वो उन्होंने जो क्वेश्चंस रेडी किए हुए सही में लाजवाब है। और बहुत एम्बियंस भी इसका अच्छा है।